स्वागत है आप सभी का। आज का नया टॉपिक है थॉर्नथेट का जलवायु वर्गीकरण। यह वर्गीकरण कोपेन से मिलता जुलता वर्गीकरण है, किंतु इस वर्गीकरण के आधार कुछ अलग रूप में चुने गए हैं, जिसकी कुछ अलग गुण विशेषताएं बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं थॉर्नथेट के जलवायु वर्गीकरण को। तो प्रारंभ करते हैं। इनका पूरा नाम था चार्ल्स वॉरेन थॉर्नथेट। इनका जन्म यूएसए के मिशिगन में 1889 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में 1889 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1963 में हुई। यह इनका जीवन काल रहा है। यह अपने समय के विश्वविख्यात क्लाइमेटोलॉजिस्ट और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत सी अलग बातों को बताने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। इन्होंने वनस्पतियों के संदर्भ में बताया कि वनस्पतियां जलवायु की प्रतिनिधि होती हैं। वनस्पतियों के उगने और विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। विकास में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात जैसी जलवायु होगी वनस्पतियों की विशेषताएं भी उसी के अनुरूप होंगी। अर्थात अधिक वर्षा वाले भागों में सदाबहार वनस्पतियां, सघन वन देखे जाएंगे। टैगा में अलग प्रकार की वनस्पतियां, टुंड्रा जलवायु में अलग प्रकार की वनस्पतियां और मरुस्थलीय प्रदेश में अलग प्रकार की वनस्पतियां या कांटेदार वनस्पतियां, झाड़ीदार वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। तो इस संदर्भ में इन्होंने बताया कि वनस्पतियां जलवायु की प्रतिनिधि कारक होती हैं। जलवायु वनस्पतियों के उगने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह बात कहीं न कहीं अपने आप में सही प्रतीत होती है। इनके इस वर्गीकरण के कारण पहला वर्गीकरण इन्होंने 1931 में प्रस्तुत किया, जबकि दूसरा वर्गीकरण इन्होंने 1948 में प्रस्तुत किया था। 1948 के वर्गीकरण के कारण इन्हें क्लाइमेटोलॉजिस्ट घोषित किया गया। क्लाइमेटोलॉजिस्ट और इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें अमेरिकी भूगोल परिषद के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके बाद ये पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हुए जलवायु विज्ञानवेत्ता या जलवायु शास्त्री के रूप में। तो यह इनकी बेसिक या आधारभूत चीजें रही। अब आइए मूल टॉपिक पर आते हैं, मूल विषय पर आते हैं। इन्होंने जो वर्गीकरण विश्व के लिए किया, भारत के लिए किया, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण के आधार को देखते हैं। वर्गीकरण का आधार इन्होंने 3 बिंदुओं के रूप में चुना। पहला वर्षण प्रभाविता, जिसको पीई इंडेक्स नाम दिया। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, तापीय दक्षता तापमान के आधार पर, जिसको टीई इंडेक्स नाम दिया। टीई इंडेक्स। और तीसरा वर्षा का मौसमी वितरण। इन तीनों के लिए अलग अलग आधार या अलग अलग बातें बताई गई। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स या तापीय दक्षता इंडेक्स को कैसे ज्ञात करते हैं, इसे जानें। जैसे वर्षण का अगर ज्ञात करना है तो वर्ष के सभी महीनों की वर्षा के औसत का जो योग होगा वह वर्षण प्रभाविता सूचकांक होगा। इसी प्रकार वर्ष के सभी महीनों के तापमान के अनुपात का जो योग होगा वह तापीय दक्षता होगा।
और वर्षा का मौसमी वितरण, यह इसके लिए इन्होंने संकेताक्षरों का प्रयोग किया। यद्यपि इन दोनों के लिए भी संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया। तो आगे आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें बताई गई, इसके इंडेक्स क्या है। सबसे पहले अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स को देखते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के आधार पर इन्होंने पहले वर्षण प्रभाविता अर्थात पीई इंडेक्स के आधार पर 5 प्रदेश बताए। पहला ए के लिए, यहाँ देखें, इसके पहले ये देख लें कि संकेताक्षर यहाँ लिखा हुआ है, यह आर्द्रता प्रदेश लिखा हुआ है। यहाँ वन प्रदेश या वनस्पतियों की कैसी स्थिति होगी, वानस्पतिक प्रदेश, और ये सूचकांक यहाँ पर दिखाया गया है। तो संकेताक्षर में पहला है ए के अंतर्गत आएगा अति आर्द्र प्रदेश। यहाँ वनस्पतियां जो होंगी वह वर्षावन प्रकार की होंगी, और इसके लिए जो उन्होंने सूचकांक निकाला, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस सूचकांक जो है वह 128 एवं इससे अधिक बताया। इसके बाद दूसरा संकेताक्षर है बी, इसके लिए आर्द्रता प्रदेश में आर्द्र बताया। वन, वनस्पति के प्रकार के अंतर्गत वन, इसका सूचकांक 64 से 127 बताया। इसके बाद संकेताक्षर सी में आर्द्रता प्रदेश उपार्द्र के रूप में बताया। यहाँ वनस्पतियां घास मैदान के रूप में होंगी, घास के रूप में होंगी, सूचकांक 32 से 63। इसके बाद संकेताक्षर डी, यहाँ आर्द्रता प्रदेश अर्ध मरुस्थली, जबकि वनस्पति स्टेपी प्रकार की होगी, और संकेतांक 16 से 31 निर्धारित किया बताया। इसके बाद इसका अंतिम प्रदेश ई अक्षर के रूप में आर्द्रता प्रदेश मरुस्थली बताया, और वह वनस्पतियां कांटेदार, और इसका सूचकांक 16 से कम बताया। इसी प्रकार तापमान दक्षता के आधार पर या टेम्परेचर इफेक्टिवनेस के आधार पर इन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के साथ 6 बड़े अक्षरों के साथ डैश का इस्तेमाल किया प्रदेशों को चिन्हांकित करने के लिए या तापीय प्रदेशों के निर्धारण करने के लिए। यहाँ देखिए संकेताक्षर लिखा है, ताप प्रदेश यहाँ है, इसके बाद यहाँ सूचकांक। ए डैश के सामने उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यहाँ का सूचकांक 128 व इससे अधिक बताया गया। इसके बाद बी डैश, यहाँ ताप प्रदेश समशीतोष्ण बताया, और इसका सूचकांक 64 से 127 निर्धारित किया। इसके बाद सी डैश, इसके अंतर्गत ताप प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय बताया गया, और इसका सूचकांक 32 से 63 माना। इसके बाद डी तापीय प्रदेश, इसके लिए डी संकेताक्षर, इसके लिए ताप प्रदेश टैगा, और सूचकांक 16 से 31 बताया। इसके बाद ई डैश के लिए ताप प्रदेश टुंड्रा बताया, और सूचकांक 1 से 15। इसके बाद एफ डैश के लिए हिमाच्छादित प्रदेश बताया, और इसका सूचकांक 0 बताया। तो इस तरीके से वर्षण प्रभाविता और तापमान दक्षता के आधार पर अलग अलग प्रदेशों को संकेत करने का प्रयास किया। इसके बाद वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के आर्द्रता प्रदेश या वर्षा प्रदेश का वर्गीकरण किया। यहाँ देखें, आर के माध्यम से साल भर वर्षा या पूरे वर्ष भर वर्षा, अर्थात जिस प्रदेश के वर्गीकरण में आर लास्ट में लगा होगा वहां संकेत होगा साल भर वर्षा का। इसके बाद जिस प्रदेश के वर्गीकरण में अंतिम स्मॉल लेटर एस के रूप में होगा वहां ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी, अर्थात समर ड्राई। इसके बाद जिस प्रदेश के अंतिम अक्षर के रूप में वर्गीकरण में डब्ल्यू होगा वहां शीत ऋतु शुष्क अर्थात विंटर ड्राई शो किया गया होगा। इसके बाद डी अक्षर जो प्रत्येक प्रदेश के सभी अक्षरों के अंत में लगा होगा वहां यह संकेत करेगा प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। तो आइए देखते हैं इसके आधार पर कि इस वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत क्या बताया गया। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले ई को देखा जाएगा, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग, लद्दाख, सियाचिन इत्यादि हिस्से शामिल हैं। यहाँ टुंड्रा टाइप जलवायु पाई जाती है और वनस्पतियां, जैसा कि टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां धूप के निकलने पर ही
दृष्टिगत होती हैं या कुछ महीनों के लिए वनस्पतियां उग आती हैं, वैसी वनस्पतियां, उस प्रकार की वानस्पतिक विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में यह पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हिमालय वनस्पतियों को देखने से ज्ञात होता है कि यह वनस्पति का प्रकार जलवायु के कारण कुछ भिन्न है, कुछ डिफरेंट है। तो यह ई के अंतर्गत यह विशेषता बताई गई। इसके बाद दूसरा संकेताक्षर है डी। डी डैश के लिए इस्तेमाल किया गया टैगा। टैगा तुल्य जलवायु यहाँ पाई जाती है, टैगा जैसी जलवायु की विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत अधिकांश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हिस्से शामिल हैं और यहाँ पूरे वर्ष भर हिमाच्छादन जैसी या तापमान हिमांक बिंदु के आसपास पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पाया जाता है। तो यह डी डैश के अंतर्गत बताया गया। इसके बाद अगला है डी बी डी। डी बी डी, इसको देखें। यहाँ बी डैश के माध्यम से समशीतोष्ण, जबकि डी के माध्यम से अर्ध मरुस्थलीय जलवायु दिखाया गया है। तो समशीतोष्ण अर्ध मरुस्थलीय जलवायु और डी के माध्यम से बताया गया है प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। इसके अंतर्गत अधिकांश पंजाब हरियाणा के भूभाग आते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस आरेख में, इस नक्शे में इस भूभाग के लिए ये शो किया गया है। तो डी बी डी के अंतर्गत ये बात बताई गई। इसके बाद ई ए डी। ई ए डी को देखें। यहाँ ए डैश का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय जलवायु और ई का तात्पर्य है मरुस्थलीय, अर्थात उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, और डी से तात्पर्य है वर्ष के प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी, अर्थात यह भारत का सबसे शुष्क प्रदेश है जहां पर प्रति सेंटीमीटर से भी कम बारिश पाई जाती है। इसके अंतर्गत राजस्थान के सबसे पश्चिमी भूभाग शामिल हैं। इसके बाद यहाँ पर डी ए डब्ल्यू। डी ए डब्ल्यू के अंतर्गत देखा जाए, ए डैश से तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय और डी से तात्पर्य है अर्धमरुस्थलीय, अर्थात उष्णकटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु, जिसके अंतर्गत कच्छ का भूभाग, अधिकांश राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। यहाँ जाड़े में वर्षा की कमी पाई जाती है, किंतु पश्चिमी भूभाग की तुलना में, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में यहाँ पर वृष्टि या वर्षा कुछ अधिक पाई जाती है। इसके बाद डी बी डी। डी बी डब्ल्यू को देखें। डी बी डैश डब्ल्यू। तो बी डैश से तात्पर्य है समशीतोष्ण जलवायु और डी से अर्धमरुस्थलीय, अर्थात समशीतोष्ण अर्धमरुस्थलीय जलवायु जहां जाड़े में वर्षा की कमी होती है। इसके अंतर्गत राजस्थान का कुछ हिस्सा तथा पंजाब हरियाणा के कुछ भूभाग शामिल हैं। डी बी डैश डब्ल्यू। विंटर, अर्थात यहाँ पर विंटर ड्राई होता है, विंटर शुष्क होता है, जाड़े में वर्षा नहीं होती है, अर्थात मानसूनी हवाओं के माध्यम से ग्रीष्मकाल में यहाँ पर वर्षा होती है। इसके बाद सी बी डैश डब्ल्यू, इसे देखें। बी डैश से तात्पर्य है समशीतोष्ण जलवायु और सी से तात्पर्य है उपार्द्र, अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का यह हिस्सा है जहां विंटर ड्राई होता है, जाड़े में वर्षा की कमी होती है, अर्थात शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है बल्कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बारिश होती है। इसके अंतर्गत बृहद मैदानी प्रदेश का अधिकांश भूभाग शामिल है और असम के भी कुछ हिस्से इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ जैसा कि शो किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भूभाग। डी डैश का एक हिस्सा यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, जैसा कि पहले बताया गया है। जो यहाँ की विशेषता है, जो जैसी जलवायु यहाँ पर है, जैसी वनस्पतियां यहाँ पर हैं, ठीक उसी प्रकार से की वनस्पतियां यहाँ पर भी पाई जाती हैं, अर्थात साल भर मौसम आर्द्र रहता है, वर्ष के कुछ ही महीने तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है। तो डी डैश के लिए यह बताया गया। तो ये हो गया। अब इसके बाद बी डैश डब्ल्यू। बी डैश से तात्पर्य है समशीतोष्ण और बी से आर्द्र। आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु का यह प्रदेश है जिसके अंतर्गत असम के कुछ भाग,
मेघालय के कुछ हिस्से तथा नागालैंड के भूभाग शामिल हैं। यहाँ जाड़े की ऋतु शुष्क होती है, अर्थात गर्मी के दिनों में यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। इसके बाद देखें AAR को, AAR, इसे देखें। A- का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय, इसके बाद अति आर्द्र, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु का यह प्रदेश है, जिसके अंतर्गत केरल का पश्चिमी तट तथा कोंकण और मालाबार तट शामिल हैं। यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, अर्थात त्रिपुरा और मिजोरम के साथ साथ कोंकण तट के कुछ हिस्से और मालाबार के भूभाग इसमें शामिल हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर सघन वनाच्छादन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। कभी केरल की यात्रा करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से इसे देखा जा सकता है। अलग प्रकार की वनस्पतियां हमेशा हरी भरी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यह AAR के लिए बताया गया। अब इसके बाद BAW को देखें। इसका यहाँ पर क्या मतलब है। B- से तात्पर्य है समशीतोष्ण और पुनः सुने, A- का तात्पर्य है उष्णकटिबंध और B का तात्पर्य है आर्द्र, अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु इस भूभाग में और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के हिस्से में पाई जाती है। इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत के जो भूभाग हैं और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होती है। वर्षा मानसूनी हवाओं के माध्यम से इन भूभागों में यहाँ पर और यहाँ पर होती है। तो BA-W के अंतर्गत ये बात बताई गई। अब यहाँ अगला नंबर है CA-W। C से तात्पर्य है उपार्द्र और A- से तात्पर्य है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु इस भूभाग में, इस संपूर्ण भूभाग में थार्नफेट के अनुसार पाई जाती है, जहां विंटर ड्राई होता है और ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। ग्रीष्म काल काफी उमस भरा होता है। इसमें शामिल जो भूभाग हैं वो देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश भूभाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंशिक भाग, इसके बाद उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का आंशिक भूभाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग इसमें सम्मिलित है, इसमें शामिल है। तो एक दृष्टि में इसको कहा जा सकता है, समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि अधिकांश पठारी भूभाग पर CA-W जलवायु का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद लास्ट में देखें CA-W को देखें। इसका क्या तात्पर्य है। A- का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय और C का तात्पर्य है उपार्द्र, अर्थात उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु इस भूभाग में पाई जाती है, जहां जाड़े में वर्षा पाई जाती है जबकि ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव पाया जाता है। यह भूभाग रेन शैडो एरिया के रूप में भी जाना जाता है। रेन शैडो, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है, अर्थात ग्रीष्म काल में यहाँ वर्षा का अभाव होता है जबकि शीत ऋतु में इस भूभाग में बारिश होती है। पूर्वी घाट का हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल है और तमिलनाडु का अधिकांश भूभाग, तमिलनाडु मैदान का अधिकांश भूभाग इसके अंतर्गत शामिल है। एक विचारणीय बात यहाँ पर देखने योग्य है, विचार करने योग्य है। इस वर्गीकरण में RSWD का उल्लेख किया गया है। देखें आप, R आपको वर्गीकरण में मिलेगा, D मिलेगा, W मिलेगा। ये तीन प्रत्येक प्रदेश, अधिकांश प्रदेशों में कहीं न कहीं आए हुए हैं, जबकि S शामिल नहीं है। वर्गीकरण में हो सकता है कि पुस्तकों में कहीं प्रिंट में त्रुटि हुई हो, क्योंकि यहाँ पर W के स्थान पर S होना चाहिए। यद्यपि हमने इसमें कहीं कोई संशोधन नहीं किया है, पुस्तकों में जो दिया है उसी के अनुसार यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अधिकांश जगहों पर W का तात्पर्य है विंटर ड्राई, तो विंटर ड्राई यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर
CA-S होना चाहिए, किंतु पुस्तकों में छपने की वजह से या विद्वानों के बताए जाने की वजह से यहाँ पर W- लगा करके इसको शो करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यहाँ पर समर ड्राई अर्थात स्मॉल s होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समर ड्राई शो करना उपयुक्त प्रतीत हो रहा है, न कि विंटर ड्राई, किंतु पुस्तकों में दिए जाने के कारण यहाँ इसे शो किया गया। तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना है। प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में पुस्तकों में जो दिया रहता है वही मान्य है। मैंने अपना यहाँ पर केवल विचार व्यक्त किया, इस पे विचार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से थार्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया। इनके वर्गीकरण में कुछ खामियां रही हैं। इनके वर्गीकरण की आलोचना भी भिन्न भिन्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। तो आइए देखते हैं आलोचना के आधार क्या है। आलोचना का आधार है संकेताक्षरों का प्रयोग। इन्होंने अपने वर्गीकरण में कई प्रकार के संकेताक्षरों का प्रयोग किया। इस संकेताक्षर के कारण यह वर्गीकरण प्रायः अग्राह्य या कठिन ग्राह्य प्रतीत होता है, अर्थात इसे कहीं न कहीं पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रतीत होती है। इसके बाद दूसरा, इनका अधिकांश वर्गीकरण USA पर आधारित है, अर्थात USA की जो क्लाइमेट है, USA की जो जलवायु विशेषताएं हैं, उसके आधार पर इन्होंने पूरी दुनिया का वर्गीकरण किया, जिसमें भारत भी शामिल है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा किया गया वर्गीकरण पूर्णतः संतुलित प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ दूसरा आधार होगा USA पर आधारित होना। इसके बाद तीसरा है तापमान, वर्षा और मौसमी वितरण के आंकड़े प्रायः प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात एक तरीके से इन्होंने अमेरिकी अध्ययनों के आधार पर पूरे भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए जो इंडेक्स बनाया वह कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण है। वह कहीं न कहीं तापीय दक्षता, वर्षण प्रभाविता, वर्षा के मौसमी वितरण आदि से संबंधित जो आंकड़े इन्होंने निविष्ट किए, जो प्रविष्ट किए, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से पूरी दुनिया के लिए सही सिद्ध नहीं होते हैं। तो यह इनकी आलोचना का एक आधार हुआ। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना कई बिंदुओं पर की जाती है। निश्चित रूप से यह वर्गीकरण ग्राह्यता में कठिन है, किंतु यदि बार बार इसका पूर्वाभ्यास किया जाए, तो निश्चित रूप से इसे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। प्रायः परीक्षाओं में वर्षण प्रभाविता इंडेक्स कैसे ज्ञात करते हैं, तापीय दक्षता इंडेक्स कैसे ज्ञात करते हैं, इन लघु अक्षरों का क्या तात्पर्य है, या कोई शीर्षक दे करके उसके लिए प्रयुक्त अक्षर क्या है, ये सब पूछा जाता है। प्रायः कठिनाई स्तर अधिक होने के कारण बहुत कम इस वर्गीकरण के अंतर्गत पूछा जाता है, किंतु पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों हेतु इसे जानना, इसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेष भारत भूगोल से संबंधित टॉपिक आगे देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। धन्यवाद।